लाल दीवारों के पीछे छिपा शाही संसार। दिल्ली का लाल किला देखकर आपको लगता होगा कि यह बस एक विशाल लाल दीवार और एक बड़ा दरवाजा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दीवारों के अंदर कभी एक ऐसी शाही दुनिया थी जहां महल, बगीचे, संगमरमर के कमरे और बहता हुआ पानी तक मौजूद था, और सबसे दिलचस्प बात, जिस किले को आज हम भारत की आजादी के प्रतीक के रूप में जानते हैं, वही कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था। फिर एक ऐसा दौर आया जब इसी किले के अंदर की दुनिया बिखरने लगी और कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने इसके बड़े हिस्से को सैन्य छावनी में बदल दिया। तो आखिर लाल किले के साथ ऐसा क्या हुआ और इसकी लाल दीवारों के पीछे असल में कैसी जिंदगी हुआ करती थी? आज कहानी शुरू करते हैं उस किले से जिसने दिल्ली की कई सदियों की सत्ता को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के लिए बनाया गया लाल किला निर्माण 1638-39 के आसपास शुरू हुआ और 1648 तक पूरा हो गया। यह सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाया गया किला नहीं था, यह असल में एक पैलेस फोर्ट था, यानी किला भी और शाही महल भी। इसके आसपास लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारें थी, लेकिन इन दीवारों के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। और यही बात लाल किले को सिर्फ किला कहने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन सवाल है, बादशाह उस दुनिया में रहता कहां था? किले के अंदर था एक पूरा शाही शहर। लाल किले में प्रवेश करते ही सिर्फ सैनिकों की छावनी जैसी जगह नहीं मिलती, यहां शाही दरबार के लिए अलग जगह थी, आम लोगों से मिलने के लिए अलग जगह, निजी मुलाकातों के लिए अलग महल और शाही परिवार के लिए अलग अलग पवेलियन और अपार्टमेंट्स। यानी पूरा कॉम्प्लेक्स एक केयरफुली प्लान्ड रॉयल एनवायरनमेंट था। सबसे पहले आता था लाहौरी गेट, इसके बाद चाहटा चौक जैसे हिस्से आते थे जहां बाजार और दुकानों की व्यवस्था थी। फिर आगे बढ़ने पर नौबत खाना आता था, यहां शाही संगीतकारों द्वारा संगीत बजाया जाता था और राजपरिवार के आगमन की घोषणा की जाती थी। इसके आगे था दीवानायाम, ये वो जगह थी जहां बादशाह आम लोगों और दरबारियों से सार्वजनिक रूप से मिलता था। लेकिन अगर बादशाह को किसी खास व्यक्ति से निजी बातचीत करनी होती तो उसके लिए था दीवानाए खास। और यहीं से लाल किले की लक्जरी का असली स्तर सामने आता है। दीवानाए खास संगमरमर का शानदार हॉल था। इसके अंदर सजावट, नक्काशी और प्रेशियस इनले वर्क का इस्तेमाल हुआ था और कभी इसी परिसर में वो प्रसिद्ध पीकॉक थ्रोन भी मौजूद था जिसे बाद में 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। लेकिन लाल किले की सबसे इंटरेस्टिंग चीज सोना या संगमरमर नहीं थी, एक ऐसी चीज थी जो महलों के बीच से होकर गुजरती थी, पानी। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। महलों के बीच बहती थी पैराडाइज की धारा। कल्पना कीजिए, आप एक शाही महल में खड़े हैं, चारों तरफ संगमरमर, नक्काशी, बगीचे और उन्हीं महलों के बीच से पानी की एक धारा बह रही है। लाल किले में इस वाटर चैनल को कहा जाता था नहराए बहिश्त, यानी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग की धारा। यूनेस्को के अनुसार लाल किले के प्राइवेट अपार्टमेंट्स एक कंटिन्यूअस वाटर चैनल से जुड़े हुए थे। इसका मतलब यह था कि पानी सिर्फ जरूरत की चीज नहीं था, वो पैलेस डिजाइन का हिस्सा था। बगीचे, पवेलियंस और पानी सब मिलकर शाही परिसर को एक खास विजुअल एक्सपीरियंस देते थे। लाल किले की आर्किटेक्चर में पर्शियन, टिम्यूरिड और इंडियन ट्रेडिशंस का फ्यूजन भी दिखाई देता है। यूनेस्को इसे मुगल आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी की ऊंचाई से जोड़ता है। लेकिन अब एक और सवाल, इतना शानदार किला आखिर हमेशा मुगलों के पास रहा था? नहीं, और यहीं से लाल किले की कहानी का दूसरा चेहरा शुरू होता है। 18वीं सदी में मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले से भारी मात्रा में खजाना ले गया।
पीकॉक थ्रोन भी इसी लूट में चला गया। इनक्रेडिबल इंडिया, यानी जिस किले को कभी मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। फिर आया 1857 और यह साल लाल किले की कहानी में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक बन गया। मुगल सत्ता का अंत और एक नए भारत की शुरुआत। 1857 के विद्रोह के दौरान लाल किला एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आ गया। उस समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। जफर को गिरफ्तार किया गया और लाल किला, जो कभी मुगल शाही परिवार का पैलेस था, धीरे धीरे ब्रिटिश मिलिट्री यूज में बदलने लगा। ब्रिटिश दौर में किले के अंदर कई पुराने स्ट्रक्चर्स को हटाया गया और नए मिलिट्री बिल्डिंग्स बनाए गए। यूनेस्को के दस्तावेजों के अनुसार 1857 के बाद किले के कई हिस्सों को तोड़ा गया और उसके गार्डन्स तथा स्पेशल प्लानिंग में भी बदलाव किए गए। यानी आज हम जो लाल किला देखते हैं वो सिर्फ शाहजहां के समय का लाल किला नहीं है, उसमें मुगल दौर भी है, 1857 का दौर भी है और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के निशान भी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और उसी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्र भारत की नई राजनीतिक पहचान जुड़ गई। तब से हर साल इंडिपेंडेंस डे पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यूनेस्को भी लाल किले को भारतीय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिंबल के रूप में दर्ज करता है। सोचिए, एक ही जगह ने कितने अलग अलग दौर देखे। कभी यही मुगल बादशाहों का शाही महल था, फिर यही सत्ता कमजोर हुई, फिर अंग्रेजों का नियंत्रण आया और आखिरकार यही लाल किला आजाद भारत की आवाज का प्रतीक बन गया। तो अगली बार जब आप लाल किले की लाल दीवार देखें, सिर्फ उसकी ऊंचाई मत देखिए, उसके पीछे की पूरी कहानी याद रखिए, क्योंकि ये दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी। इनके सामने सत्ता बदली, सल्तनतें कमजोर हुई, शहर बदला और आखिरकार एक नया भारत सामने आया। लाल किले की सबसे बड़ी कहानी उसकी लाल दीवारें नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कहानी है सत्ता का बदलता हुआ चेहरा। और शायद इसी वजह से आज भी लाल किला सिर्फ दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक जीवित प्रतीक है। अगर आपको भारत के ऐसे ऐतिहासिक किलों, महलों और अनसुनी कहानियों पर वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल अपना भारत इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।